जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर एजाज़ अहमद चौधरी साहब। आप पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। एम्बेसडर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एम्बेसडर साहब मैं देख रहा था आपने एक आर्टिकल लिखा है डॉन में लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर बेसिकली और आपने ये कहा कि जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है, ये इवॉल्व हो चुका है एज़ अ गेम ऑफ थ्रोन्स। अब्बास साहब हम बातें करते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सारा टाइम अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चले जाएं तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हुँ। अगर हुँ, पॉलिटिशियंस में चले जाएं तो हुँ, डेमोक्रेटिक कल्चर नज़र नहीं आएगा, हुँ, अथॉरिटेरियनिज्म आपको नज़र आएगी। हाँ, अगर अगर हमने देखा कि 2008-9 में जो पावर है समहाउ इन्होंने डिवॉल्व कर दी नेशनल मरकज़ से प्रोविंसेस में, तो देन हुँ, आगे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस एंड देन हम वो आगे जिस तरह आपने लोकल गवर्नमेंट का ज़िक्र किया है कि हुँ, हम डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल में हुँ, लोगों को नहीं। हुँ। आप क्या समझते हैं इसकी मेन वजह क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लेट होना है, सियासी जमातों को पनपने ना देना एक वजह है, या क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में अथॉरिटेरियनिज्म रह रह के पॉलिटिकल पार्टीज भी अथॉरिटेरियन कल्चर में हो चुकी है? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जी, जी, बिल्कुल सही, आपका मुशाहिदा सही है। देखें, पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया 1947 में, तो उस वक़्त उसको एक अपना निज़ाम बनाना था। तो हमने तो ब्रिटिश जो सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया का, वही सिस्टम हमने इनहेरिट कर लिया और उसके मुताबिक हमने अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू किया। बीच में एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गई, जिस तरह आपने कहा। अयूब खान साहब आए तो उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम किया, फिर उसके बाद भुट्टो साहब ने दोबारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया। लेकिन बाय एंड लार्ज हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज प्रैक्टिस बाय द ब्रिट्स इन ब्रिटिश इंडिया वही रहा, जिसका खद्दो खाल अगर आप गौर करें तो मतमे नजर उनका ये था उस वक्त कि हम एक ऐसा निज़ाम रखते हैं जिससे हम चंद हजार हों और हम करोड़ों के मुल्क के ऊपर कब्जा कर सकें और अपने वसाइल को सही तरीके से मैनेज कर सकें। सिविल सर्विस बनाई, रेलवेज बनाई, वो सारा काम किया। अब हम एक आज़ाद मुल्क के तौर पर हमें चाहिए था कि हम अपना एक सिस्टम इवॉल्व करते हैं। हमारी बदकिस्मती कि हमारे फाउंडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना चले गए, तो उसके बाद फिर आपने देखा कि सिस्टम जो है हमारा बन नहीं सका। पॉलिटिशियंस भी अपनी क्वाबल्स में लगे रहे, बड़ी देर लग गई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, मिलिट्री इंटरवेंशन भी बेतहाशा हुई, 4 बार तो मिलिट्री इंटरवेंशन हुई हैं। और उसके बाद वो कल्चर ही शायद उस किस्म का बन गया, जिस तरह आपने कहा कि इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं वो डिक्टेटोरियल मोड में चले गई। ना तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से होते हैं, और हर चीज जो है वो पार्टी का जो लीडर होता है सिर्फ वो कंट्रोल करता है। टिकट जो है वो बुनियादी तौर पर देने उनके लिए एक कहा जाता है, सुनने में आता है कि उसकी भी कीमत लगती है, उसकी भी बोली लगती है। तो ये तो फिर डेमोक्रेसी के अच्छे अंदाज और तेवर नहीं है। लेकिन जो मेरा बुनियादी इस्तदलाल है वो ये नहीं है। मेरा बुनियादी इस्तदलाल ये है कि जो जमहूरियत है वो है अवाम की हुकूमत अवाम के ऊपर, जिसका मतलब ये हुआ कि आपने ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर लोगों को ये मौका देना है कि वो अपने मसाइल को खुद हल कर सकें और अपने जो वसाइल है उनको इस्तेमाल कर सकें। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सारे वसाइल सेंटर से वो फाइनेंस अवार्ड के जरिए प्रोविंसेस में आ जाते हैं। प्रोविंसेस जो हैं वो आगे नहीं जाने देते। अब क्यों नहीं जाने देते, उसकी मैंने निशानदेही भी की है कि भाई वो एमएनएज और एमपीएस जो जो इनका सिस्टम है उनको उसमें फायदा है, उनका ये ख्याल है कि डेवलपमेंट फंड्स हमें मिलने चाहिए। वरना वो सारे नाजम और मेयर और तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले गए तो फिर इनको कौन वोट देगा। अब ये हम ऐसे लॉग जम में फंस गए हैं कि इसको हल, अच्छा फिर साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी है। उसमें जो डिप्टी कमिश्नर का ओहदा है या पुलिस के जो एसपी हैं या पटवारी और एसएचओ और ये सब भी उसको परपेचुएट करते हैं, बिकॉज दे आल्सो हैव बेनिफिट फ्रॉम दिस। इनको भी ये रिलक्टेंस होगी कि कोई इलेक्टेड लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएं और वो लीडर बन जाएं उसके, तो ये भी उसको रेजिस्ट करते हैं। तो गोया इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, एनेबलिंग फैक्टर्स कोई नहीं है।
तो इसने ये कहाँ से आना है? तो लोकल गवर्नमेंट की ना होना मेरे नजदीक डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी रहने नहीं देता। उसमें एक और बात भी कह दूं, फिर आप बेशक अगला सवाल कर लीजिएगा, कि डेमोक्रेसी वसाइल और उनकी यानी नीचे तरसील का तो नाम है ही, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अलावा भी इसके अंदर जो हमारे रवैये हैं, रवैये भी जो हैं वो भी हमारे नहीं उस तरह रहे कि हम आम आदमी को उस तरह की इज्जत दें जिस तरह की उसका वो मुस्तहिक है। तो वो हमारा जो सोसाइटल सिस्टम है, हमारा जो फ्यूडल सिस्टम है, हमारा जो ट्राइबल सिस्टम है, वो भी गियर्ड नहीं है टू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो इसके लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और मेरा ये ख्याल था कि मुझे इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, तो पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम एक चल रहा था प्लानिंग कमीशन का, तो उसमें एक पैनल डिस्कशन थी इसके ऊपर। तो उस पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मुझे मिली। उसमें एक साहब थे जावेद मलिक साहब, उन्होंने किताब अपनी मुझे दी ट्रांसफॉर्मिंग विलेजेस, वो मैंने आके पढ़ी। तो वो किताब में भी मैंने देखा वही सूरत हाल जो मैंने आपको जिक्र किया, बल्कि ये देखे मेरे हाथ में भी है ये किताब। जब मैंने पढ़ी तो इसके अंदर एग्जैक्टली यही बातें लिखी हुई थी जो मैं मेरा ज़हन सोचता था। मेरा एक्सपर्टीज तो नहीं है इस पे, मेरा लेवल भी नहीं है इसका कि मैं इसका बहुत अच्छी तरह एनालिसिस कर सकूं, मैं तो बतौर शहरी कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने काम किया है उसके ऊपर। इसी तरह एक दहलीज एक बनी हुई है, वो ये कहते हैं कि अवाम को उनके हकूक उनकी दहलीज पर मिले, वो भी एक बना हुआ है, एक कैंपेन है एक किस्म की। तो अब दुनिया आवाज उठा रही है, और मैं समझता हूँ जमहूरियत की रूह तो बहरहाल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। बिल्कुल। बिल्कुल भाई साहब, ये बात तो सही होगी, लेकिन लार्जली हम तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट भी हमारे सामने मौजूद है कि एक बड़ी सियासी जमात के लीडर जो हैं वो जेल में हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ सियासतदानों का जो है वो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल जाता है, वो दूसरे को दबाते हैं, फिर एक ग्रुप मिल जाता है, फिर वो बाकियों को दबाते हैं। तो ये हम तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हम आपको लगता है अब्बास साहब कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमें पाकिस्तान की अवाम जो है, वो सुबह-शाम सियासी जमातों के पीछे खड़ी होती है। जब वो इलेक्शंस कहते हैं, तो वो इलेक्शंस में जाते हैं। वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पीछे रहते हैं, वो उनसे सपोर्ट देना चाहते हैं, इनको उनके साथ खड़े होते हैं, वो जलसों में लेके जाते हैं, वो जलसों में जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप ही होना चाहिए, या कि आपको लगता है कि इस जैसे मुल्क में जहाँ पे इतना एक अनरूली किस्म का निज़ाम है, एक सेमी अथॉरिटेरियनिज़्म ही चलेगी, जिस तरह अभी तक हमारे सामने मौजूद है? क्योंकि अगर इलेक्टेड लीडर भी अथॉरिटेरियन है, तो फिर आप क्या देखते हैं कि निज़ाम हमें कौन-सा चाहिए? क्या हम ये सवाल भी हमारे बहस उठती है कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे चले जाना चाहिए। कई दफ़ा हम कहते हैं कि नहीं जी, हमें थोड़ा-सा अथॉरिटेरियनिज़्म, सेमी अथॉरिटेरियनिज़्म की तरफ जाना है। आपको लगता है कि हम वी आर गियर्ड फॉर डेमोक्रेसी, हम वाक़ई उसके लिए हैं? हमारे लीडरशिप बाहर की पड़ी हुई है, हमारे एक बड़ी मिडल क्लास, अपर क्लास जो है वो निज़ाम को समझती है, दुनिया को समझती है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, और समवेयर हम सारी जो एक्सरसाइज़ है वो कहीं ज़ाया हो जाती है वैसा। जी, ये देखिए, ये जो आपकी जो के मुशाहिदात हैं, ये तकरीबन हर पाकिस्तानी के मुशाहिदात हैं। और हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं, ख़ुसूसन मशरक़ी एशिया में, उन्होंने तरक्की की है डेमोक्रेसी और क्वाज़ी डेमोक्रेटिक ऑर्डर के साथ। और एक थोड़ी-सी डिसिप्लिन के लिए थोड़ी सख्ती उनको दरकार थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी को उसकी रूह के साथ अपनाइए। और अगर आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करना है, निज़ाम का कोई खराबी नहीं होती। अगर आपने उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया, मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। एक तो वो आपने जो बताई कि जी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी अंदर होनी चाहिए, पहले वो मुल्क के अंदर तो बाद में डालें, पहले अपनी पार्टीज के अंदर तो लेकर आए, एक तो वो। लेकिन कुछ एक बुनियादी चीजें और भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को एक रैशनल साइज होना चाहिए।
ये नहीं कि भाई एक सूबा इतना बड़ा सूबा है कि वो सारे तीनों सूबों को कंबाइन करके, बल्कि इतने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। और जिस तरह मैंने कई बार उसमें मिसाल भी दी है कि तुर्की की आबादी, तुर्की अब उसको कहते हैं, उसकी आबादी 89 मिलियन है, जबकि उनके प्रोविंसेस 81 हैं। अभी हॉलैंड में, हाल ही में उधर गया हुआ था ऑस्ट्रिया, उनकी आबादी 9 मिलियन है और प्रोविंसेस 8 प्रोविंसेस। तो हम तो 241 मिलियन की होते हुए 4 प्रोविंसेस, तो आप नीचे ग्रास रूट पे जा ही नहीं सकते। ये हो ही नहीं सकता कि आप लाहौर में बैठे हों और आपको पता हो कि डेरा गाजी खान के मसाइल क्या हैं। ये हो नहीं सकता। अगर आप छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स करें, जिस तरह इंडिया ने बहुत ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स राइटली कर ली थी, पंडित नेहरू साहब ने फौरन एक कर दिया था, और उन्होंने, आपने देखा कि सारी प्रिंसिपैलिटीज एक गो में खत्म कर दी। इंडियन पंजाब जो हमसे छोटा पंजाब था पाकिस्तानी पंजाब से, उसके भी 3 हिस्से हो चुके। तो ये हमें, ये इसलिए नहीं कि उसका कोई, यानी आपने उसकी कोई आइडेंटिटी खत्म करनी है उस प्रोविंस की, आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर करना है। तो तब फिर आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स वगैरह भी बनेंगी, रिसोर्सेज जाएंगे ही जाएंगे, मौजूदा हालात में भी रिसोर्सेज जो है चले जाएंगे। फिर आपने कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी एक, देखिए मैं तो उसका हामी हूँ, और मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको क्यों हामी हूँ। ये दूसरी वजह है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म की। एक तो मैंने आपको बताया ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बड़े हैं तो जाते नहीं, रिसोर्सेज नीचे नहीं जाते। और दूसरी वजह यह है कि आपके यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। देखिए, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूँ अगर लेजिस्लेचर में मैं मेजोरिटी लेता हूँ। जब मैं मेजोरिटी ले लेता हूं तो लेजिस्लेचर अब मुझे रोक नहीं सकती, अब वो मेरी बांदी है। तो इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेचर से अगर एग्जेक्टिव निकलेगी तो देयर इज नो चेक्स एंड बैलेंस। और एज ए रिजल्ट हमने ये देखा है कि जब एग्जेक्टिव मूव ओवर हो जाती है तो या तो उसको मिलिट्री फोर्स आके रोकती है या जुडिशियल फोर्स रोकती है, और वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती हैं चीजें। आपने चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं रखे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं। वो इस तरीके से होता है कि प्रेसिडेंट के पास आप पूरी इलेक्टेड पावर्स दे, एग्जेक्टिव पावर्स दे, और जो आपकी पार्लियामेंट है उसके पास बजट पूरा कंट्रोल, समथिंग सिमिलर टू अमेरिका एंड सम यूरोपियन कंट्रीज। तो फिर आप ये क्या देखेंगे कि उसके अंदर फिर कोई बंदा डिक्टेटर नहीं बन सकता। अमेरिका में सदर जो है वो जंग भी नहीं डिक्लेयर कर सकता क्योंकि कांग्रेस की इजाजत ली है। उसके जो बड़े अपॉइंटीज हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी से ऊपर जितने लोग हैं, वो सब की सेनेट रिलेशंस, सेनेट की जो कमेटीज है वो करती है, उनके लिए रेटिफाई करती है। तो एक चेक एंड बैलेंस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहती है जी, हमारे एक दोस्त कहा करते थे अनफेटेड पावर्स हमारे लॉज के मुताबिक। मैंने उसको कहा यार अनफेटेड पावर्स तो सिर्फ खुदा ताला की जात की है, आप लोग क्यों वजीर आजम को डिक्टेटर बनाते हैं? वजीर आजम जो है उसकी पावर्स के ऊपर वही है जो लॉ उसको दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन बारह चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम मेरे ख्याल में प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ज्यादा होता है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सिर्फ डिक्टेटरशिप रखनी है और ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं करने में, उसका हामी नहीं। अगर जनरल मुशर्रफ के पास सारी पावर थी तो दैट्स नो गुड। अगर सदर अयूब के पास सारी पावर थी या जनरल याहिया के पास, जनरल जवाहर के पास, वो भी गलती का बाइस बनता है। तो मेरा ये ख्याल है कि असल जो आपका क्राइटेरिया है वो है आपका चेक्स एंड बैलेंसेस। पावर एक जगह कंसंट्रेट ना की जाए, और वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में भी अगर आप ये जो बुनियादी उसके साथ इस्लाहात हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रैशनलाइज करें उनका साइजेस, और साथ में आप डिवॉल्व करें पावर एंड रिसोर्सेज टू द मेयर्स, बट बजट शुड बी कंट्रोल बाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या तहसील काउंसिल। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये चेक्स एंड बैलेंसेस का हिस्सा है। अगर आपने ये नहीं किया तो वो मेयर भी डिक्टेटर बन जाएगा। और यही हमारा अलमी है कि हम लेजिस्लेचर से हम एग्जेक्टिव निकालने की कोशिश करते हैं, जो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, और उसकी वजह से कमजोरियां पैदा होती हैं। बहरहाल ये मेरी अपनी राय है, अपना मुशाहिदा है। मैं इसका कोई एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करता, लेकिन चूंकि आम शहरी की तरह मैं भी गौर फिक्र करता हूँ इन चीज़ों पे, तो मैंने आपके साथ अपने ख्यालात का इजहार कर दिया।
बिल्कुल सही कहा। अब वैसे हम अक्सर बात करते हैं जी, हम चाइनीज़ एक्सपीरियंस, साउथ कोरिया के एक्सपीरियंस, आपने भी अपने आर्टिकल में बात की है, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट की बात की है। आपको क्या लगता है कि हमारे साथ भारत नेबर है, हमने वहाँ पे देखा है डेमोक्रेसी चल रही है। इंटरनेशनल मीडिया लार्जली उसको इल्लिबरल डेमोक्रेसी कहता है। वो कहते हैं जी ये मैजॉरिटेरियनिज़्म है वहाँ पे। और मज़े की बात ये है कि कई इंडियन मुस्लिम्स एंड बाकी दुनिया के मुसलमान ये कहते हैं कि द इंडियन मुस्लिम्स आर द ओनली मुस्लिम्स हु हैव बीन एन्जॉयिंग अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी। जबकि हम जो है हम बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं लेकिन हम डेमोक्रेसी रखते नहीं हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि इंडिया आज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है या वहाँ पे द कंट्री इज़ ग्रोइंग, तो आपको लगता है कि जो कंसिस्टेंसी है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है, वो स्मूथली चलने की वजह उनकी तरक्की का राज़ है? या कि आप समझते हैं कि वो मुल्क बड़ा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और हम बेशक छोटी इकोनॉमी हैं, हमने जो अपने टारगेट अचीव करने थे, वो हम उस तरह नहीं प्रॉपर्ली कर पा रहे। सो आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये आप देखिए, मेरे हिंदुस्तान के जो वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, निज़ाम राइज है, उसके ऊपर मुशाहिदात कुछ यूं है। पहला मुशाहिदा तो मेरा यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को रैशनलाइज पंडित नेहरू के ज़माने में ही कर दिया गया, और वो प्रोसेस आज तक चल रहा है। अभी रिसेंटली तेलंगाना को बनाया गया स्टेट, तो हमने ये देखा है कि वो सिलसिला जो है उससे वो दे बिकेम मोर मैनेजेबल। सेकंड, उनकी इंडिया को एक, जितनी उसकी रियासतें हैं, स्टेट्स है, वो मोरलेस इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, और वो एक यूनियन है, एक फेडरेशन नहीं है इंडिया। और वो यूनियन में वो सारे रहना इसलिए पसंद करते हैं कि उनके पास एक ऑटोनॉमी है। तो वो जितनी उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, फिजिकल ऑटोनॉमी है, दूसरी ऑटोनॉमी है, वो उससे तमिलनाडु के सारे मामला तमिल लैंग्वेज में होंगे, तमिलनाडु की टेरिटरी में सारे मामला तो उनकी अपनी लेजिस्लेचर फैसले करेगी। बहुत कम दिल्ली इम्पोज करता है उसके ऊपर। तो उनका जो पूरा मॉडल है वो सारा का सारा इज ड्रिवन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा जो है वो सारा सेंट्रिस्ट किस्म का है, जितना मॉडर्न। एंड देयरफॉर इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान ने वो जो प्री रिक्विजिट्स है, जिनको मैं कहता हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में पूरे की, जिसकी वजह से चल रहा है। वरना डेमोक्रेसी वहां भी बहुत मेसी है। दूसरी बात वही है जो आपने कहा कि कंटिन्यूटी, ये जो वन इलेक्टेड गवर्नमेंट गिविंग पावर टू द नेक्स्ट वन एंड देन होपिंग दैट इट विल डू बेटर इन द नेक्स्ट इलेक्शन, ये सिलसिला वहां चलता रहा। हमारे यहाँ उसको इंटरप्ट बहुत किया, और मेरे ख्याल में ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन रही है हमारी डेमोक्रेसी में, उसकी वजह से भी हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस मेच्योर नहीं हो सका। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये छलनी की मानद है, कि आप कहते हैं कि जी बड़े गलत लोग आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्शन की छलनी से उनको गुजारते चले जाएं तो आप देखेंगे कि लोग बड़े समझदार हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को इलेक्ट करेंगे जो डिलीवर करते हैं, और उनको नहीं करेंगे जो नहीं डिलीवर करते। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो एक्सपीरियंस है उसमें प्री रेक्विजिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ज्यादा है। उनका कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस जो है वो भी उसको उनको मदद देता है। और पाकिस्तान के अंदर ये दोनों चीजें जो हैं बदकिस्मती से ये प्री रेक्विजिट्स इन प्लेस नहीं। अच्छा, अंबैड साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी। आप क्या समझते हैं कि हमने ये कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप में इंटरप्शंस होती रही हैं, अनइलेक्टेड पावर्स जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया, निज़ाम को तोड़ा-फोड़ा। अब जहाँ पे सर हम आके पहुँच गए हैं, क्या हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है उसके पास इतना टाइम है कि वो गलतियाँ करे? मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी एक अगर फौजी के साथ मिल जाए, एक सेटअप के साथ मिल जाए और कहे मैंने बाकियों को अकाउंटेबल कराना है, फिर एक मिल जाए फिर वो। अब जो जो टाइम है हमारे पास कम है क्योंकि हमारी आबादी ये जो नई सेंसस आई है 240 मिलियन से भी क्रॉस, हम 24 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और रोज़ आबादी हमारी बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, उनको क्या करना चाहिए ताकि हम एट द एंड ऑफ द डे हम जो ये जो टग ऑफ वॉर है इससे बाहर निकलें और जो फोकस है वो प्योरली ह्यूमन डेवलपमेंट पे हो? जी बिल्कुल, आपकी ये डेवलप आपका ये तजिया दुरुस्त है, और हमारे पास अब उतना वक्त है नहीं। देखिए ना, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जकड़ा गया है कर्जों में,
तो वो अय्याशी का टाइम तो नहीं है अभी, तो सर फेंक के मिलकर काम करो, एक नेशनल स्पिरिट के साथ काम करना होगा। और एक एक आपने प्रोग्राम में शुरू किया था, मैं उस पर कहना चाह रहा था कि मैं एक बार जब हम जवानी में बीएससी में पढ़ रहे थे, तो बर्ट्रैंड रसल का एक आर्टिकल पढ़ा था, व्हाट लाइफ हैज टॉट मी। और मुझे याद है कि उसमें उसने ये लिखा था कि टॉलरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्च्यूज, मोस्ट नीडेड वर्च्यूज। टॉलरेंस, मैं आपको टॉलरेट करूं, आप मेरे टॉलरेट, आप मुझे टॉलरेट करें, मैं आपके व्यूज को टॉलरेट करूं, आप मेरे व्यूज को टॉलरेट, मैं आपको इस जगह का हक दूं कि आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी गुजार सकें, आप मुझे करें। दिस इज रिक्वायर्ड इन आवर सोसाइटी। लेकिन होता क्या है, आपको पता है कि हमारे वज़राए आजम जो हैं, वो जब तक वजीर आजम है तो वो डिक्टेटर, और जब वो पावर से हटता है तो जैसे लगता है कि उसके मतलब उससे बड़ा जालिम आदमी कोई नहीं, तो उसके खिलाफ हर किस्म के मुकदमे शुरू हो जाते हैं। ये जो लैक ऑफ टॉलरेंस है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हर लेवल पे चला गया पाकिस्तान की सोसाइटी पे। आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दिस। नाउ कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, देखिए आपने उससे पहले चाइना की मिसाल दी। आपने, मैंने चाइना का एक पेपर लिखा, चाइना की ग्रास रूट डेमोक्रेसी के ऊपर, और मैंने जाके देखा कि वो हम ग्रास रूट गवर्नेंस के ऊपर, तो मैंने ये देखा कि वहां पे जितने काम लोकल लेवल पे होते हैं वो इस तरह किए जाते हैं कि उनको एम्पावर किया जाता है कि वो अपने मामला को बेहतर करें। So at every stage of administrative hierarchy, there are local people's congresses. लोकल पीपल्स कांग्रेसेस सारे मामला मुकामी तौर पर खुद हल करते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं कि तुम अपने आप को भी कमाओ खाओ और स्टेट को भी दो। तो रिजल्ट ये होता है कि वो लोग जो हैं वो डोल आउट से और फ्री मील्स और इन लोगों से उनको नहीं देते। वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें, वो जिस तरह कहते हैं ना कि मुझे आप मछली मत दें, मुझे वो कांटा दें जिससे मैं मछली पकड़ सकूं, या बल्कि वो मशीन दें जिससे मैं वो कांटे हम बना सकें, जिसमें सारा का सारा जो है ना वो हम जाके मछलियां पकड़ सकें। तो ये एम्पावरमेंट जो थी, वो चाइनीज एक्सपीरियंस में उसने 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाल दिया। इसलिए पाकिस्तान को इस तरह का एक सीखना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट, लोकल उसके लेवल पे आप करें। लेकिन फिर चाइनीज ने चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखा हुआ है, यानी लोकल पीपल्स कांग्रेसेस के ऊपर भी एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की लेयर है, उनका काम ही सिर्फ अकाउंटेबिलिटी है कि आप देखें कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और अगर कहीं गड़बड़ होगी तो ये नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो लेयर जो उसको ओवरसी कर रहा है उसकी जान छूट जाएगी, वो सबसे पहले ज्यादा मुर्तकब होगा। तो ये तरीका है चेक्स एंड बैलेंसेस के जरिए और एम्पावरमेंट के जरिए आप सोसाइटीज को उठा सकते हैं, और ये सब लोकल लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि दैट्स वेयर द रबर मीट्स द रोड, एज दे से इन इंग्लिश। बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे अब ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन, और आपने सही कहा कि एज ए कॉमन सिटीजन हम सारे इससे मुतासर हो रहे हैं। हमारी जो एनर्जी है वो उन चीज़ों पे लग रही है जो हमें लगनी नहीं चाहिए, और हम जिन जगहों पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें अपनी एनर्जी, अपना दिमाग, हमें सोचना चाहिए एज ए कॉम, वो पीछे रह गए हैं और हम सती बातों पे आ चुके हैं। ये चीज़ें तो एज ए सिस्टम 75 साल से जो ऑब्वियसली चीज़ें ग्रो कर जानी चाहिए थी, ताकि आज हम सिर्फ अवाम पे फोकस कर रहे होते हैं। इस खित्ते के जिस तरह तरक्की कर रहा है या दुनिया जिन चैलेंजेस पे बात कर रही है, हम भी उन चैलेंजेस पे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बहुत एम्बेसडर शुक्रिया, एजाज अहमद चौधरी, इट्स ऑलवेज बहुत प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। शुक्रिया, थैंक यू।